बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट एज़ यूजुअल के जैसा कि आपको पता है कि हम फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 जो कि फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का सेकंड लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसको स्टडी करते आ रहे थे हम अभी तक। और अपनी प्रीवियस वीडियो तक हमने जो टॉपिक्स को स्टडी किया था वो था फाइबर ऑप्टिक का इंट्रोडक्शन जो था वो सारा कुछ। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक होता क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, ये सारा कुछ हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में, अपनी प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस कर लिया। आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है वो आपके पास आ रहा है फाइबर ऑप्टिक प्रिंसिपल, कि जो फाइबर ऑप्टिकल प्रिंसिपल है या फाइबर ऑप्टिक है किस बेस के ऊपर वर्किंग करती हैं। ठीक है, क्या उनका प्रिंसिपल है, क्या उनका असूल है, इस सब को आज हम अपनी इस वाली वीडियो के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट फिर चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि हमारे टॉपिक में क्या बताया जा रहा है। कहते हैं फाइबर ऑप्टिक के प्रिंसिपल जो है, द प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन एन ऑप्टिकल फाइबर रिक्वायर दैट लाइट शुड बी टोटली कन्फाइंड विद द फाइबर एंड कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट। कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लाइट फाइबर ऑप्टिक की मदद से ट्रैवल करे, प्रोपोगेट करे, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी बात है कि आपके पास जो लाइट है वो फाइबर के साथ कन्फाइंड रहे, उसके साथ अटैच रहे और उसको स्केप यानी उसको छोड़कर ना जाए। ठीक है, उसमें से आउट ना हो, उसके साथ मुंसलिक रहे। अगर इस तरह रहेगा तो लाइट प्रोपोगेट होती रहेगी, अगर उससे स्केप हो गई तो फिर लाइट प्रोपोगेट नहीं होती। फिर कहते हैं दिस कैन बी डन पॉसिबल बाय इन टू वेज। देयर आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड कंटिन्यू रिफ्रैक्शन। दो प्रोसेस हैं, ठीक है, जिनकी मदद से ये जो फाइबर ऑप्टिक्स में लाइट ट्रैवल होती है, ये प्रोपोगेट होती है। पहला जो है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और जो सेकंड वन है वो है कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन। ठीक है, दो पॉसिबल वेज हैं। नंबर वन, पहले को कहते हैं, पहला वे क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन। ठीक है, दो वेज के साथ जो लाइट है वो फाइबर ऑप्टिक्स में ट्रांसमिट होती है, ट्रैवल होती है, प्रोपोगेट होती है। पहला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और दूसरे वाला कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपके पास आएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कौन सा आएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कहते हैं व्हेन अ लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टूवर्ड्स अ रेयर मीडियम makes an angle of incident greater than critical angle of the medium, then the ray is totally reflected back into the same denser medium. This phenomena is called total internal reflection. Definition लिखता हूँ फिर उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। when a light ray from a denser medium towards a rare medium, when a light traveling, इधर आपके पास आएगा traveling from a denser medium to rare medium, denser to rare medium, from a denser medium to rare medium makes an angle of incidence, makes an angle of incidence greater than critical angle,
ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम। ठीक है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम। देन द रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम, देन द रे is totally reflect back into the denser medium। ठीक है, denser medium, this phenomena is called total internal रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये जो प्रोसेस आपके पास होता है, ये जो आपके पास फिनोमेना होता है, ये कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके साथ मैं क्रिटिकल एंगल को भी डिफाइन करूंगा, फिर इन दोनों को एक्सप्लेन करता हूं। क्रिटिकल एंगल वो क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं साथ ही इसके डेफिनेशन के लिहाज से। कहते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच इट कोरेस्पोंडिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ incidence in denser medium for which it corresponding angle of refraction, corresponding angle of refraction is 90, angle of refraction is 90 degree, is called critical angle, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की स्टूडेंट बात करें तो सिंपल अल्फाज में अगर मैं इसको कॉन्सेप्ट देना चाहूँ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, बेसिकली दो आपके पास मीडियम्स हैं। ठीक है, दो मीडियम्स हैं, सपोज कर लें एक आपके पास ट्यूब लाइट है यानी टॉर्च लाइट ले लें, दूसरा आपके पास मिरर है। ठीक है, दो आपके पास क्या आ रहे हैं, मीडियम्स हैं। एक को डेंसर मीडियम कह लिया जहाँ से आपके पास जो लाइट है वो आ रही है। ठीक है, जैसा कि टॉर्च लाइट है। दूसरा मिरर है, उसको हमने रेयर मीडियम कह लिया जहाँ से वो जो रे है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, कहते हैं कि जब आपके पास कोई रे डेंसर मीडियम से निकल के रेयर मीडियम में एंटर हो, रेयर मीडियम में एंटर होने के बाद उधर अब्जॉर्ब ना हो बल्कि टोटल रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, टोटल वापस मुड़ जाए, उसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, कि जब भी कोई लाइट रे या कोई भी रे हो सकती है, लाइट की मिसाल मैं दे रहा हूं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और दूसरे मीडियम से वापस सारी की सारी रिफ्लेक्ट बैक हो जाए तो उसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बाय डेफिनेशन क्या कह रहे हैं, कहते हैं व्हेन अ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम a denser medium to rare medium makes a angle of incident greater than critical angle of the medium। ठीक है, कि जब लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, उसकी तरफ ट्रेवल करती है एक एंगल बनाते हुए, और वो जो एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। ठीक है, वो जो एंगल मीडियम के एंगल से ज्यादा होता है। फिर कहते हैं देन द रे टोटली रिफ्लेक्ट इनटू द डेंसर मीडियम, कि जो रे है वो टोटली बैक हो जाएगी किधर, अपने पहले वाले डेंसर मीडियम में। ठीक है, उसको हम कहते हैं दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ट्यूबलाइट में तो वो वापस एंटर नहीं होगी, लेकिन मैं मिसाल दे रहा था आपको कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और दूसरे मीडियम से टकराने के बाद सारी की सारी वापस पहले मीडियम में आ जाए तो उसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, फिर कहते हैं मिसाल के तौर पर इस तरह को एक्सप्लेन किया जा रहा है उसको कि इस तरह आपके पास दो मीडियम थे। ठीक है, एक को कह लिया
डेंसर मीडियम, ये आपके पास था डेंसर, ये आपके पास रेयर। क्या होगा जब लाइट रे यहां से फॉल करवाएंगे, ठीक है, यहां से फॉल करवाई तो यहां पर इसको चाहिए था कि वो वापस आगे निकल जाती, ठीक है, यहां तक जाती, लेकिन क्या होता है कि जब आप यहां से टकराते हैं तो ये वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है सारी की सारी, ठीक है। तो ये आपके पास इंसिडेंट रे थी आई, और ये आपके पास बन जाती है रिफ्लेक्टेड रे आर, ठीक है, इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्टेड रे आर। अब देखें अगर इसका प्लेन के साथ इसको देखें तो ये एंगल बन रहा है थीटा आई, यानी कि इंसिडेंट एंगल, और ये एंगल बन रहा है थीटा आर, जो कि आपके पास आ रहा है रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रेज ये जो आपके पास आ रही है, ठीक है, इधर जो एंगल एक बनता है इसका इसके साथ, उसको हम कहते हैं थीटा सी, जो आपके पास होता है क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम, ठीक है, क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम, ठीक हो गया। ये थीटा आई इंसिडेंट एंगल, थीटा आर रिफ्लेक्टेड एंगल, और साथ ऊपर आपके पास बनता है थीटा सी, जो कि आपके पास आता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल आता है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि आपको इसका सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। फिर क्रिटिकल एंगल की बात हो रही थी डेफिनेशन के अंदर, तो क्रिटिकल एंगल कहते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, कि डेंसर मीडियम जो एंगल बनता है, ठीक है, फॉर विच इट करस्पॉन्डिंग एंगल रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो एंगल आ रहा होता है वो 90 डिग्री का आता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। डेंसर मीडियम की वजह से जो एंगल बनता है आपके पास वो 90 डिग्री का बनेगा, तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। फिर अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसको भी देखते हैं। कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब हम बात करते हैं, थीटा ये इसको हम थीटा के साथ थीटा सी, यानी जो मैंने इधर लिखा है थीटा सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं द ट्रांसपेरेंट मीडियम हैज पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जहां से लाइट क्रॉस कर जाए, यानी कि जो शफाफ शीशा होता है, एक तो मिरर होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, जिसको आईना भी कहा जाता है, वो वाला नहीं, अगर दूसरा जो अगर मिरर लें हम, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, कहते हैं उसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जरूर होता है। कहते हैं द ट्रांसपेरेंट मीडियम हैज पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की उसकी एक मखसूस वैल्यू होती है। कहते हैं द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ दैट मीडियम, कि अगर आप रेशियो ले रहे हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, अगर इनकी आप रेशियो ले रहे हैं तो ये किसके बराबर आपके पास आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल के, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहती हैं द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू the ratio of speed of light in transparent medium is called refractive index of that material या that medium is called index of refraction, index of refraction of that medium, कि जब आप रेशियो लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट की इन वैक्यूम के अंदर और स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर, तो वो किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल या दैट मीडियम, ठीक है, दैट मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो अगर हम
बाय मैथमेटिकल लिखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट in vacuum divided by speed of light in medium। ठीक है स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर फार्मूला लिखें तो फार्मूला बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्टूडेंट हम देखें तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन के साथ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमने पहले पिछले टॉपिक में पढ़ा था, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी के साथ, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वी के साथ। ठीक है, कि जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला बन रहा है वो बन रहा है एन इज इक्वल टू सी ओवर वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला आ रहा है स्टूडेंट वो क्या आ रहा है, एन इज इक्वल टू सी ओवर वी। कहते हैं where the value of n refractive index depend upon nature of medium। ठीक है, कि जो n है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर, कि जो मीडियम आप यूज कर रहे हैं वो किस नेचर का मीडियम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। बीइंग रेशियो इट हैज नो यूनिट, चूंकि ये एक रेशियो है तो इसके लिए इसका कोई भी यूनिट नहीं है। ठीक है, रेशियो आपको पता है भाई, मैथमेटिकल भी पता है हमें कि जो भी हम किसी चीज की रेशियो लेते हैं तो रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता। यानी ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड, इधर भी मीटर पर सेकंड, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट हो जाएंगे तो बाकी बचेगा नो यूनिट। वेल लाइट इंसिडेंट from one optical medium to the other, then at a boundary a part of incident light may be reflected back to the same medium while the remaining part may be refracted into the other medium। कहते हैं कि जब आप किसी एक ऑप्टिकल मीडियम में लाइट को फॉल करवाते हैं, ऑप्टिकल मीडियम की, ठीक है, जब एक ऑप्टिकल मीडियम में लाइट को फॉल करवाया जाता है तो क्या होता है कि उसकी बाउंड्री के ऊपर कुछ लाइट में भी वो रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, कुछ लाइट वापस आ जाए और कुछ लाइट हो सकता है कि वो रिफ्रैक्ट हो जाए। ठीक है, रिफ्रैक्ट कह सकते हैं कि अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले, दूसरे मीडियम में एंटर हो जाए। ठीक है, कुछ वापस आ रही आ जाए लेकिन कुछ वापस ना आए बल्कि दूसरे मीडियम में एंटर हो जाए, ठीक है, रिफ्रैक्ट हो जाए into the other medium। कहते हैं the amount of light reflected or refracted at the boundary depend upon the values of refractive indices of two optical media। कि आपके पास जो लाइट वो रिफ्लेक्ट हो रही है, चाहे रिफ्लेक्ट हो रही है चाहे रिफ्रैक्ट हो रही है, वो डिपेंड करती है दोनों मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के ऊपर। ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि जब किसी मीडियम ऑप्टिकल मीडियम में लाइट को फॉल करवाएं उसका कुछ हिस्सा बाउंड्री से आगे चला जाएगा, कुछ वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिफ्रैक्शन होती है यहाँ रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है, दोनों ही किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के ऊपर, यानी एन के ऊपर। दो मीडियम यूज कर रहे हैं, रेंसर और रियर, तो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एन के ऊपर डिपेंड करती हैं, ये रिफ्रैक्शन भी और रिफ्लेक्शन भी। कहते हैं इफ θ1 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन मीडियम आई एंड θ2 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम 2, देन बाय स्नेल्स लॉ, कि अगर आपके पास दो मीडियम थे, एक डेंसर और एक रेयर, पहले मीडियम के लिए जो आपके पास थीटा आ रहा है वो θ1 आ रहा है, दूसरे मीडियम के लिए जो थीटा आ रहा है वो θ2 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल एक साइंटिस्ट था, उसने लॉ पेश किया, कहते हैं इफ θ1 is angle of first medium and θ2 is the angle of second medium, then according to Snell's law, then according to Snell's law, कि स्नेल लॉ के मुताबिक फिर क्या आपके पास आएगा, n1 sin θ1 इज इक्वल टू n1 sin
थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। अब अगर n1 डिवाइडेड बाय n2 इज इक्वल टू साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 2, तो ये आपके पास स्टूडेंट आ जाता है स्नेल्स लॉ। ठीक है, यानी डिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक तरफ कर लें और साइन जो रेशियो आपके पास आ रही है उसको दूसरी तरफ कर लें, तो ये आपके पास आ जाता है स्नेल्स लॉ का फार्मूला। फिर कहते हैं इफ लाइट कम फ्रॉम डेंसर मीडियम एंड एंटर इनटू रेयर मीडियम देन थीटा 2 मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा 1। थीटा 2 मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा 1। ये लिखने वाली बातें हैं, मैं इधर लिखता हूं। when light comes from denser medium and enters into rare medium, then theta 2 must be greater than थीटा 1। कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम से लाइट आ रही है, रेयर मीडियम में एंटर हो रही है, तब रेयर मीडियम का जो एंगल था वो थीटा 2 था, इस वजह से उसकी जो वैल्यू है थीटा 1 से ज्यादा आएगी। The particular value of angle of incidence theta 1 for which angle of refraction theta 2 become 90 is called critical angle। ठीक है, कहते हैं थीटा 1 और जो आपके पास आता है पर्टिकुलर एंगल थीटा 1 वो बन जाता है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, जो बराबर होता है थीटा 2 इज बिकम 92। ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं, थीटा 1 की जगह आप लिख सकते हैं क्रिटिकल एंगल थीटा सी, और थीटा 2 की जगह आप लिख सकते हैं 90 डिग्री। कहते हैं द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल of incident theta 1 angle of incident is theta 1 for which angle of refraction theta 2 refraction theta 2 become 90 is called critical angle। ठीक है, अब क्या होगा आपके पास थीटा 1 व्हेन थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा सी एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस फार्मूले में आप वैल्यूज को पुट करें, n1 साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2 साइन 90 डिग्री। ठीक है, एंड स्टूडेंट वी नो वेल कि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, सिंस साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, सो n1 ओवर एक तरह बढ़ा देते हैं, समझ आ जाए आपको, साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2 इंटू 1। ठीक है, जब n2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, तो फिर आपके पास जो आंसर है या जो वैल्यू है वो एज इट इज आ जाती है। अब अगर इधर से हम साइन थीटा सी की वैल्यू निकालना चाहें, साइन थीटा सी इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाय n2, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा n2 डिवाइडेड बाय n1, इधर आपके पास आ जाएगी वैल्यू साइन थीटा के लिए। अब कहते हैं कि जो n2 था वो था 1 और n2 था जो 1 और n1 जो था वो था 1.5।
कहते हैं अगर वैल्यूज को पुट करें साइन थीटा सी इज इक्वल टू ये 1.0 डिवाइडेड बाय 1.5, तो साइन थीटा सी का जो आंसर आएगा स्टूडेंट आपके पास, कहते हैं वेयर n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और ये जो आपके पास आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ग्लास, ये बराबर होता है 1 के और ये बराबर होता है आपके पास 1.5 के, ठीक है। ये ज़बानी वैल्यू याद रखनी है आपने स्टूडेंट्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर उसकी वैल्यू क्या होती है, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास उसकी वैल्यू क्या होती है। तो हमने ये वैल्यूज को पुट किया इन दोनों को, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है फाइनल आंसर, वो आपके पास आंसर बन रहा है साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1.1 को 1.5 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.667, ठीक है स्टूडेंट। फिर अगर थीटा मालूम करना चाहें तो थीटा इज इक्वल टू साइन इधर प्लस क्या दूसरी तरफ जाकर इनवर्स का साइन इनवर्स 0.667, अगर आप साइन इनवर्स 0.667 मालूम करें तो आपके पास आंसर आता है 41.8 डिग्री, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है 41.8। इट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास, ठीक है, विच इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास। ये आपके पास क्या आ गया, क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, एज एमसीक्यूज भी आपसे पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास। तो क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास स्टूडेंट क्या वैल्यू आपके पास आती है 41.8 डिग्री, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ रही है 41.8 डिग्री। अब कहते हैं कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशंस हैं, ठीक है। कंडीशंस क्या बताई जा रही हैं वो भी इधर मैं लिख देता हूं, कंडीशंस कहते हैं देयर आर टू कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नंबर 1, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम वन डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है। लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम denser to रेयर मीडियम। लाइट जो ट्रैवल करेगी कहां से कहां तक ट्रैवल करेगी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होनी चाहिए। द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। दूसरी बात कौन सी है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंस should be greater than critical angle. Angle of incidence should be greater than critical angle. There are two conditions for total internal reflection. कौन कौन सी कंडीशंस है, पहली के जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होनी चाहिए, और जो दूसरी है कि जो आपके पास एंगल आ रहा है इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो आपके पास जो प्रोसेस है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। फिर स्टूडेंट कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ लाइट विद इन ग्लास रॉड बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, के एक ग्लास रॉड में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रोसेस के जरिए जो लाइट है वो कैसे प्रोपगेट करती है। एक ग्लास का रॉड है आपके पास शीशे का, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोसेस यूज करते हुए लाइट ने प्रोपगेट करना है। कैसे करना है वो मैं पढ़ता हूं।
कहते हैं लेट अस कंसीडर अ रॉड ऑफ ग्लास रॉड ऑफ राउंड सरफेस। ठीक है, एक ग्लास रॉड है आपके पास। ठीक है, तो रॉड आपके पास जो शेप उसकी आ रही है वो तकरीबन इस तरह से आ रही है। ठीक है, राउंड सरफेस का। ठीक है, इस तरह का आपके पास एक ग्लास है। फिर कहते हैं द लाइट रेज एंटरिंग इनटू ग्लास रॉड फ्रॉम एयर, ठीक है, विद इन एंगल लेस देन थीटा सी, ठीक है, दैट इज 41.80 डिग्री। के इसमें जो एंटर हो रही है, हवा एंटर हो रही है, सपोज यहां से इसमें लाइट जो है वो एंटर हो रही है। ठीक है, और इसका जो एंगल आ रहा है वो एंगल आ रहा है 41.8 डिग्री, जो लेस देन है क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, इधर एंगल बन रहा है वो। फिर कहते हैं विल escape थ्रू द बाउंड्री ऑफ surface rod just like ray 1 which is incident at any angle of 30 degree while the ray 2 and 3 making angle 42 and 60 show the total internal reflection and so they propagate inside the glass rod due to continuous reflection from boundary। ठीक है, कहते हैं कि सपोज यहां से आपके पास अगर फिगर को मैं कॉन्सेप्ट देना चाहूं थोड़ा सा, कहते हैं कि आपके पास 3 रेज आ रही थी। ठीक है, 4 रेज थी आपके पास, एक ऐसे आई, एक यहाँ से आई, एक यहाँ से और एक यहाँ से। इस तरह आपके पास रेज आ रही हैं। कुछ रेज तो इधर जाके ऐसे टकरा गई, ठीक है, आगे चली गई एक रे। कुछ रेज क्या होगा, यहाँ से टकराने के बाद ऐसे इसके अंदर इसकी मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर इसको यहाँ से बाहर निकलेगी, फिर इसकी ऐसे ऐसे कुछ इस तरह का ये सारा प्रोसेस बन रहा है। रे कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, लेकिन कुछ ग्लास रॉड के अंदर रिफ्लेक्ट होती वन डेंसर मीडियम से, यानी एक मीडियम से एंटर हो रही है, फिर दूसरी मीडियम से जाके बाहर निकलेंगी, यानी वन पॉइंट से एंटर हो रही है और दूसरे पॉइंट से जाकर बाहर निकल जाएंगी, दूसरे एंड पॉइंट से वो क्या करेंगी, बाहर निकलेंगी। कहते हैं द रे 4 इज कॉल्ड एक्सियल रे, इट्स पाथ इज पैरेलल टू रॉड ऑफ पैरेलल एक्सिस ऑफ द रॉड। के जो 4th लाइन आ रही है, ठीक है, चौथी रे थी वो तकरीबन इस तरह टोटल सीधी मूव करेगी। ठीक है, वो ग्लास रॉड के पैरेलल मूव करती है और इसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल रे। ठीक है, ये फिगर आप बुक से देखिएगा, क्लियरली उधर बनी हुई है। मेरा काम था कॉन्सेप्ट देना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ रे है वो रिफ्लेक्ट हो के बाहर चली जाती हैं, वो रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, और कुछ ग्लास रॉड के अंदर ही रिफ्लेक्ट होती हैं, और एक रे विदाउट एनी रिफ्लेक्शन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड विद एक्सिस ऑफ ग्लास वो मूव करती हैं। ठीक है, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ ग्लास। ठीक है, और उसको हम कहते हैं एक्सियल रे। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास था प्रोपगेशन ऑफ लाइट विद इन ग्लास बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि ग्लास के अंदर लाइट की प्रोपगेशन कैसे होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को मद्देनजर रखते हुए। फिर हमने कहा था आपके पास जो था ऑप्टिकल फाइबर प्रिंसिपल था, वो 2 स्टेप्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था। नंबर 1 था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और जो सेकंड वन था वो था कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टूडेंट हमने डिटेल के साथ इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको उसकी समझ भी आई होगी। नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है अभी वो है कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन, कि जो रिफ्रैक्शन होती है वो किस तरह होती है। टोटल रीडिंग टॉपिक है, मैथमेटिकल कुछ भी नहीं उसमें, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ। कहते हैं एनोड another mode of propagation of light through optical fiber in which the light is continuously refracted within the fiber is continuous refraction। के लाइट को ट्रेवल करने का एक मोड या प्रोपगेट करने का एक दूसरा मोड भी है, और उस मोड में क्या होता है कि जो लाइट है वो कंटिन्यूसली रिफ्रैक्ट होती रहती है। ठीक है, लाइट जो है वो कंटिन्यूसली क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, रिफ्रैक्ट होती है, अपनी जगह अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेना। ठीक है, और उस को हम कहते हैं, या उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्या बता रहे हैं कि लाइट को प्रोपगेशन के लिए हमने पहले पढ़ा कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अलावा भी एक प्रोसेस है जिसमें लाइट कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्ट होती रहती है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, उस प्रोसेस को स्टूडेंट हम कहते हैं कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन। फिर कहते हैं इफ द फ्लेक्सिबल ऑप्टिकल फाइबर इज इन विच इज इन सच अ वे दैट सेंट्रल कोर इज मेड अप ऑफ लार्ज वैल्यू ऑफ इंडेक्स of refraction and it is surrounded by continuously decreasing and of less index of refraction, then such a fiber is called multimode graded index fiber। ये डेफिनेशन में बता रहे हैं मल्टीमोड ग्रेडेड फाइबर की, मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की। फिर कहते हैं इफ इट इज ग्रेडिंग ऑफ कांस्टेंट इंडेक्स
of refracting and less than that core that then is called multi mode step index fiber। ठीक है, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, ये दो किस्म की डेफिनेशन जिसमें आ रही है, ये दोनों आपने याद करनी है। ठीक है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछी जा सकती हैं। व्हाट इज मीन बाय या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स एंड मल्टी मोड, दूसरा आपके पास आ रहा था मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। ठीक है स्टूडेंट, ये आप दोनों इनको याद रखेंगे। कहते हैं इफ द फ्लेक्सिबल ऑप्टिकल फाइबर इन सच अ वे दैट सेंट्रल कोर इज मेड अप ऑफ लार्ज वैल्यूज ऑफ इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, कि सेंट्रल कोर जो है उसकी जो लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लार्ज वैल्यू से बना हो, एंड इट्स सराउंडेड बाय कंटिन्यूस डिक्रीजिंग एंड लेस इंडेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन, और उसके जो सराउंडिंग है, ठीक है, उसका जो बैरूनी चीज़ है वो लेस रिफ्रैक्शन इंडेक्स रिफ्रैक्शन से बना हो, जो उसकी बाउंड्री है। ठीक है, उसका जो स्टूडेंट उसका जो सेंट्रल कोर है वो हाई रिफ्रैक्शन से बना हो सिंपल अल्फाज में, और उसकी जो बाउंड्री है, ठीक है, बैरूनी चीज़ जो है वो लेस रिफ्रैक्शन से बनी हो। तो इस तरह की फाइबर को हम क्या कहते हैं? मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। फिर कहते हैं इफ क्लैडिंग ऑफ कांस्टेंट इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एंड लेस देन दैट द कोर, कि जो उसकी क्लैडिंग होती है वो क्या हो? कोर से लेस देन हो। ठीक है, उसकी जो रिफ्रैक्शन है कोर से लेस देन हो। तो इस तरह की हम फाइबर को क्या कहते हैं? मल्टी मोड स्टेप फाइबर इंडेक्स फाइबर। फिर कहते हैं एज लाइट रे पासिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर होती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल एंड वाइस वर्सा, कि वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो जाती है। इन मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर द लाइट सिग्नल हैज कन्फाइंड विद इन द ऑप्टिकल फाइबर बाय कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंड देन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बाउंड्री। कहते हैं कि जो आपके पास मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है उसमें क्या होता है कि जो लाइट सिग्नल्स हैं वो कन्फाइंड रहते हैं किसके साथ? फाइबर के साथ। ठीक है, फाइबर के साथ कन्फाइंड रहते हैं और कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्ट होते रहते हैं, और एट द एंड वो क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट होते हैं बाउंड्री पर जाकर, एंड देन अगेन रिफ्रैक्शन, और रिफ्लेक्ट होने के बाद दोबारा क्या होते हैं? रिफ्रैक्ट होते हैं। सो लाइट रिमेन इनसाइड इट एंड कैनॉट लीव और escape फ्रॉम इट। तो लाइट क्या होता है? यहाँ इसी के अंदर रहती है और इसको escape करके बाहर की तरफ नहीं जाती। यही वजह है कि कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन के जरिए भी हम क्या करते हैं? लाइट को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्रोपोगेट करवा सकते हैं। ठीक है, क्या प्रोसेस होता है इसको करवाने का? चूंकि हमने दो तरह की मल्टी मोड इंडेक्स फाइबर पढ़े, एक था मल्टी मोड ग्रेडेड, एक था मल्टी मोड स्टेप। लेकिन हम जो यूज करते हैं मल्टी मोड ग्रेडेड, उसका क्या प्रोसेस होता है कि उसके अंदर जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होती है, ठीक है, यानी मल्टी मोड ग्रेडेड फाइबर में, तो उसमें क्या होता है कि लाइट फाइबर के साथ कन्फाइंड रहती है, मुंसलिक रहती है, उसको छोड़ के बाहर नहीं जाती। तो इस प्रोसेस के अंदर कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन होती है, कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन के बाद एक वक्त रिफ्लेक्शन भी हो जाती है, और रिफ्लेक्शन होने के बाद साथ ही दोबारा फिर से रिफ्रैक्शन होती है। तो इस वजह से जो लाइट है वो उसके अंदर ही रहती है, फाइबर के अंदर ही रहती है, फाइबर को छोड़ के नहीं जाती। ठीक है, लीव नहीं होती या बाहर नहीं चली जाती। इसके जरिए हम लाइट को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूव करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास टॉपिक फाइबर ऑप्टिक प्रिंसिपल, कि फाइबर ऑप्टिक प्रिंसिपल किस तरह का है। दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, नंबर वन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, सेकंड वन कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन। ठीक है, और आई होप कि मैंने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। ठीक है, डिटेल के साथ मैंने इसको डिस्कस किया है, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर हम अपनी अगली वाली वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।